ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम भी हम इसको बोलते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ क्या कहता है इसके बारे में हमको पढ़ना है आज। तो पहले हम यही बात कर लेते हैं कि किस चीज के बारे में बता रहा होगा। तो हमने एक क्लोज्ड सरफेस मानना है। एक क्लोज्ड सरफेस के अक्रॉस या फिर उसके थ्रू कितना फ्लक्स लिंक उससे है या फिर उससे आर पार कितना फ्लक्स जा रहा है, ये चीज हमको गॉस लॉ बताता है। तो क्या बताता है ये? गॉस लॉ टेल्स अबाउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। तो फ्लक्स निकालने में ये हेल्प करता है हमारी। और अगर हमारे पास फ्लक्स वगैरह आ गया और हमको एरिया भी पता है उसका, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, ई डॉट डेल्टा एस होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका। तो अगर आपको फ्लक्स पता चल गया तो आप एरिया अगर आप निकाल सकते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप निकाल सकते हो। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फ्लक्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। अलग 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 चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे कितना बनेगा, इस चीज में भी हमारी हेल्प करने वाला है। तो देखते हैं स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे यहां पे एक चार्ज मान लिया मैंने कोई, और ये आपका प्लस क्यू चार्ज, और इस क्यू चार्ज के आसपास एक सरफेस है। ये कोई क्लोज्ड सरफेस आपको मानना है। तो आपने एक क्लोज्ड सरफेस मान लिया, सफियर आपने मान लिया, और ये जो चार्ज है इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ये इसका सेंटर है, और इसकी जो रेडियस है वो मान ली हमने आर। तो इस पूरा ये जो सफियर बना हुआ है, इस पूरे सफियर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें तो पक्का लिंक होंगी होंगी ना, क्योंकि जैसे ही आप यहां पे चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी इससे, और वो लाइन लिंक हो जाएंगी किसके साथ? अपने सरफेस के साथ। ये सिर्फ सरफेस जो हम मान रहे हैं ये सिर्फ इमेजिनरी सरफेस है। आपको रियलिटी में कुछ आपको कंडक्टर या इंसुलेटर लेना नहीं है, सिर्फ आपने मानना है, सिर्फ हमने इमेजिन किया है। तो आपने देखा इस सरफेस के साथ लाइनें क्या हो रही हैं? लिंक हो रही हैं। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और आपका इस सरफेस का एक एरिया भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अगर है तो फ्लक्स भी कैलकुलेट किया जा सकता होगा। तो हमको यही काम करना है, इस पूरे एरिया के साथ कितना फ्लक्स लिंक है, इस पूरे एरिया के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, या फिर इस पूरे के पूरे क्लोज्ड सरफेस में, ये एक सफियर है, क्लोज्ड फिगर है ये आपकी, तो इस पूरे क्लोज्ड फिगर से थ्रू आउट कितना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, ये चीज हमको निकालनी है। और किसकी हेल्प से निकालनी है? गॉस लॉ की हेल्प से निकालनी है। तो गॉस लॉ ने बहुत ही आसान करके हमको ये बता दिया। इसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका, इसके साथ जो लिंक हुआ है वो होता है आपका चार्ज जितना भी इस सरफेस के अंदर है। ये गॉसियन सरफेस जो आपने माना, इसके अंदर जितना भी चार्ज है उसको हमको एक टर्म से डिवाइड कर देना है, वो हमारी एप्सिलॉन या फिर परमिटिविटी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पहले इसको, फिर इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is 1/epsilon नॉट। देखो ये एप्सिलॉन होता है हमारा परमिटिविटी, और अगर मैं नोट यहां पे लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं वैक्यूम की ही बात कर रहा हूं। अगर कोई और मीडियम है तो आप उस मीडियम की परमिटिविटी यहां पे लिखोगे। तो फिलहाल अगर वैक्यूम की बात है तो एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं आप। तो क्लोज्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon नॉट टाइम्स द चार्ज enclosed within the surface। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं तो क्या बताएगा ये? गॉस ई डॉट डीएस, ये हमारा फ्लक्स हुआ। और टोटल फ्लक्स अगर मैं लेता हूं, नेट फ्लक्स अगर मैं लेता हूं तो इंटीग्रेट कर देता हूं यहां पे इसको पूरे को,
और यहां पे एक वर्ड आया हुआ है क्लोज, तो क्लोज्ड सरफेस लेना है। तो क्लोज्ड के लिए यहां पे एक इस इंटीग्रेशन वाले साइन के ऊपर एक मैंने ये जीरो लगा दी है, इसका मतलब क्लोज्ड होता है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको बोलने वाले हैं, या फिर सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस बन गया। और ये किसके इक्वल बताया गॉस थ्योरम ने? इसने बताया कि 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। जो हमारा चार्ज है सिर्फ गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज है, सिर्फ वो चार्ज हमने लिया, तो चार्ज इनसाइड दिस सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। तो ये हमारी गॉस थ्योरम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुई। ये हमारा गॉस थ्योरम कहता है कि नेट फ्लक्स जो इस सरफेस के, क्लोज्ड सरफेस के, कोई भी सरफेस आपका हो सकता है, वो इसके थ्रू जो है वो चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय ε0, ये आने वाला है। अगर मैं इसके प्रूफ की बात करता हूं तो बहुत सिंपल है, इसका प्रूफ कर लेते हैं इसको भी। देखो, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, यही बात हमको प्रूव करनी है। चार्ज इनसाइड, तो ये बात हमको प्रूव करनी है। तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ये देखते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक फिर से चार्ज मानता हूं मैं यहां कहीं प्लस क्यू, और एक सरफेस भी बना लिया हमने, ये एक सरफेस बना लिया। इस सरफेस की जो रेडियस है हमारी, एक सफियर है ये हमारा, क्लोज्ड फिगर आपको बनानी है, ये है हमारी आर। ओके, तो यहां एक मैं छोटा सा एरिया मान लेता हूं और इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये कोई छोटा सा एरिया मैंने माना, ये है हमारा ds या फिर डेल्टा s, कोई ds छोटा सा एरिया मान लिया। अगर इस एरिया की डायरेक्शन को आप देखना चाहोगे तो एरिया के परपेंडिकुलर और आउटसाइड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन आने वाली है। और अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं तो हमको पता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हो आप, ये पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो ये बहुत ही छोटा सा एरिया मैंने माना हुआ है, बिल्कुल पॉइंट साइज के जैसा ये आपका एरिया है। और यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही मिलने वाली है हमको, किसके अलोंग, इस रेडियस के अलोंग। तो रेडियस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, तो इसी रेडियस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, इसी के अलोंग तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। अगर मैं ये वाला एरिया यहां पे ले लेता, कोई छोटा सा एरिया ds, तो इसका एरिया वेक्टर यहां बनता, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से यहां भी इसी तरफ आएगा ना, तो यहां भी आपका आर वेक्टर, यहां ये है आर यूनिट वेक्टर, इस तरफ है रेडियस के अलोंग वाला वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया वेक्टर भी दोनों सेम ही डायरेक्शन में यहां पे हैं। तो हर एक सरफेस के लिए, इस पूरे सरफेस पे कोई भी कहीं भी आप छोटा सा एरिया मान सकते हो, हर एक एरिया के लिए, हर एक एरिया के लिए इस ds में और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बनने वाला है, 0 एंगल बनने वाला है। ओके, आपको ऐसा नहीं है हर बार ही हर सिचुएशन में 0 एंगल बनाना है, ये हम सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि 0 एंगल बनाएं या 90 बनाएं या फिर 180 बनाएं, वो देखेंगे हम, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो फिलहाल हमने इस छोटे से एरिया के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है वो निकालना है फिलहाल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं निकालता हूं इस पूरे सरफेस के साथ, वो कितना आना चाहिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय ε0 आना चाहिए। तो देख लेते हैं यहां पे क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, ये वाली टर्म निकालते हैं, E डॉट ds या डेल्टा s, ये वाली टर्म निकालते हैं। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमारा चार्ज है प्लस q, और इस प्लस q से r डिस्टेंस दूर, ये रेडियस r है ना, r डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनता है
1/4πε0। ये तो सिंपल एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं एरिया कितना है। तो एरिया है हमारा ds, ये हमने ले लिया एरिया, और बाहर है इंटीग्रेशन का साइन और ये। तो यहां से दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, और इस ds, ये वाली सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट है, ये मैंने बाहर ले ली, और बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ds 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। और इस ds का इंटीग्रेशन अगर मैं देखता हूं तो पूरा का पूरा सफियर का ही सरफेस एरिया आ जाने वाला है, और पूरे सफियर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होगा, 4πr स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना बचा, ये बचा हमारा q डिवाइडेड बाय q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा बचा है। तो मैं फ्लक्स निकाल रहा था, मैं ये वाली टर्म निकाल रहा था, और मेरे पास आ गया क्या, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। और ये q क्या है, ये वही चार्ज है जो इनसाइड द गॉसियन सरफेस है। सॉरी, गॉसियन सरफेस की बात हमने की नहीं है अब तक, सिर्फ आप सरफेस नाम ही दो इसको। तो ये जो सरफेस है, जो हम सरफेस चूज करने वाले होते हैं ना इस फ्लक्स को निकालने के लिए, जो हमने सरफेस लिया है, इस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो ऐसा ही बोलते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर का आपको चार्ज लेना होता है, बाहर वाला चार्ज नहीं लेना होता। तो ये चार्ज इनसाइड ही है आपका। तो यहां से E.∂s, ये हमारा क्या बन चुका है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ चुका है। यहां से हमारी गॉस थ्योरम प्रूव हो चुकी है। लेकिन अब भी इसके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं गॉस थ्योरम के बारे में, जो हमको आगे हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आगे भी हमको इसकी एप्लीकेशंस करनी है गॉस थ्योरम की। तो देख लेते हैं कैसे कैसे अप्लाई होता है चीजों के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, some important points। सबसे पहले यही पॉइंट कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है कि ये जो हमारा गॉस लॉ अप्लाई हम करेंगे और जो फ्लक्स निकालने वाले हैं, वो जो फ्लक्स है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए ही होगा। तो यू ओनली applicable to closed surface, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के ऊपर ही एप्लीकेबल हो गए। अगर आपका सरफेस क्लोज नहीं है तब हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि जैसे अभी अभी हमने क्या किया था, ये हमारा चार्ज था और ये हमने क्या मान लिया था, एक गॉसियन सरफेस मान लिया था, या एक सरफेस मान लिया था जिसके थ्रू हम क्या निकाल रहे थे, फ्लक्स निकाल रहे थे कि कितना फ्लक्स इस के अंदर है आपका। तो इस चार्ज की लोकेशन क्या है, क्या ये सेंटर पे रखा हुआ है, क्या ये यहां रखा हुआ है चार्ज, या फिर ये यहां रखना है। तो कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स आपका कि इस चार्ज की लोकेशन क्या है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन the location of charges। इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। अगर मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज, यहां पे एक सरफेस है आपका, और यहां एक चार्ज रखा हुआ है आपका Q, पॉजिटिव Q चार्ज मैंने यहां पे रख दिया। अगर इस चार्ज से आपकी 50 लाइनें निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें टोटल 50 मैंने मान ली, वैसे तो इनफाइनाइट होती हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मान लिया हमने कि 50 लाइनें ही निकलती हैं। तो ये वाली लाइन इस सरफेस के साथ लिंक होगी, जाके टच करेगी, तो ये वाली भी हर एक लाइन इसके साथ क्या करने वाली है, टच होने वाली है। अगर आपका चार्ज यहां की बजाय
यहां रखा होगा तब भी 50 के 50 लाइनें पूरे सरफेस के साथ लिंक होंगी ही होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स आपका यूं का यूं ही रहेगा। और फ्लक्स होता क्या है आपका? फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन ही तो होते हैं। एक एरिया के साथ कितनी फील्ड लाइनें लिंक हैं, तो चार्ज कहीं भी रखो सेम लाइनें एरिया के साथ लिंक होंगी। अगर आपका एरिया कुछ इस तरीके का होगा तब भी इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से, ये जो भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उसे जितनी लाइनें निकल रही हैं उतनी ही अब इसके साथ लिंक होंगी। तो इसकी शेप के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, जो सरफेस है ना हमारा उसकी शेप क्या है, ओके, और उसके चार्जेस की लोकेशन क्या है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी तरीके का गॉसियन सरफेस मान सकते हो, ओके। तो नंबर 3 पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो कुछ ऐसा था कि E.ds चार्जेस इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे जो फ्लक्स है ना, ये जो आपका फ्लक्स है ये आपका टोटल चार्जेस की वजह से निकलता है, लेकिन यहां पे ये जो चार्ज आपने लिखे हुए हैं वो सिर्फ इनसाइड वाले लिखने होते हैं। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं इस पॉइंट को। जैसे मैं मान लेता हूं एक आपका पॉजिटिव चार्ज यहां है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां, एक पॉजिटिव चार्ज यहां है, और इन एक गॉसियन सरफेस आपने कुछ ऐसा माना हुआ है इस तरीके का। तो हमने देखा जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो इस फॉर्मूले में यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्जेस आएंगे, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला तो नहीं लिखना है क्योंकि ये आउटसाइड द स्फीयर है ना। तो इस गॉसियन सरफेस के आउटसाइड है, ये वाला नहीं लिखना है। तो जो हमारी राइट साइड है उस राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ आप इनसाइड वाले चार्ज लिखते हो, लेकिन यहां जो फ्लक्स निकलने वाला है नेट वो सभी चार्जेस की वजह से निकलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर वालों का ही निकला है। तो आउटसाइड वाला जो चार्ज है ना, कोई भी आपका आउटसाइड का सिस्टम हो चार्जेस का, उसकी वजह से कैसा भी सरफेस हो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इसके अंदर फ्लक्स का, क्योंकि जितनी लाइनें इसके साथ अंदर आएंगी ना इस पूरे सरफेस के अंदर उतनी लाइनें बाहर भी निकल जाने वाली होती हैं। जैसे तो एग्जांपल लेते हैं एक और, ये मान लेते हैं कोई क्लोज्ड सरफेस मैंने मान लिया, ओके, और यहां एक चार्ज रखा हुआ है आपका। तो यहां से एक लाइन आती है, यहां से एक लाइन ऐसे आई और ये लाइन वापस बाहर भी तो निकल जाएगी ना। अगर इस सरफेस के अंदर कोई लाइन आई है तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली बाहर निकलेगी ही निकलेगी, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंदर के अंदर ही रुक जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन इसके अंदर आ गई, ठीक है, तो फ्लक्स बढ़ गया होगा क्योंकि इसके अंदर ज्यादा लाइनें होंगी, लेकिन निकल भी तो गई ना। तो जितनी लाइन आई थी बाहर से उतनी ही निकल भी गई। इसका मतलब है कि आउटसाइड जो चार्जेस होते हैं उसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है फ्लक्स में, तो उन सब का कंट्रीब्यूशन 0 होता है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं हम, आउटसाइड charges has no contribution to net flux their contribution to flux becomes 0। उनकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होता, वो 0 निकल जाता है। तो नेट फ्लक्स आपका बाहर वालों की वजह से अंदर 0 होता है। सिर्फ आप वही चार्जेस लेते हो जो कौन से हैं, जो सिर्फ अंदर के अंदर ही हैं। जैसे इसी एग्जांपल को लेके समझ लेते हैं। यहां पे अगर आपका एक चार्ज है तो यहां से एक लाइन निकली ऐसे, यहां से एक लाइन ऐसे ऐसे, ये वाली, ठीक है। तो सारी की सारी लाइनें इसके बाहर जा रही हैं, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कोई अंदर आई है लाइन आपकी, ठीक है। तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन है इस लाइन का, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पूरी की पूरी, नेट कुछ ना कुछ निकलेगा लाइन। अगर ऐसा होता कि कुछ लाइनें बाहर जाती हैं और कुछ लाइनें अंदर आती हैं तो आपका नेट 0 होने के चांसेस है ना। तो सिर्फ अंदर वाली ही चार्जेस हम ले रहे हैं यहां पे।
ओके, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो होगा क्या, जैसे अभी हमने क्या किया था, ये जो एग्जांपल लिया था कि एक चार्ज ये है और ये हमने गॉसियन सरफेस मान लिया था, ठीक है, और यहां हमने एक एरिया लिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही था, एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो का एंगल बन रहा था। तो गॉसियन सरफेस नॉर्मली, वैसे तो ये कहीं भी एप्लीकेबल होता है, किसी भी सिस्टम के ऊपर आप इसको लगा सकते हो, लेकिन फिर भी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम ऐसे सिस्टम के ऊपर इसको लगाते हैं जहां पे हमको सिमेट्री दिखाई देती है, ठीक है, या फिर आपका गॉसियन सरफेस ही कुछ इस तरीके से आप चूज करो जहां पे सिमेट्री हो चीजें। जैसे अगर इसी केस को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता कि ये मेरा गॉसियन सरफेस है, यहां पे गॉसियन सरफेस को मैंने सफियर की फॉर्म में लिया है और यहां पे मैंने क्यूब की फॉर्म में लिया है, तो फ्लक्स तो दोनों केस में निकालना पड़ेगा आपको। तो यहां जब मैं फ्लक्स निकालता हूं तो ई डॉट डीएस करता हूं, और ई डॉट डीएस को जब सोल्व करते हैं तो ई डीएस कॉस थीटा आता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां मैं देख रहा हूं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो एंगल बना, यहां सरफेस जो है आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां भी जीरो का ही एंगल बन रहा है, तो एक सिमेट्री आ रही है, हर जगह पे जीरो जीरो एंगल बन रहा है। यहां देखना, अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं, सामने वाले सरफेस की, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है आपका, ये सारे एरिया वेक्टर मैंने बना दिए, ए एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखना आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया इस चार्ज से, फिर यूं निकल गया, फिर यूं निकल गया। तो आप देखोगे यहां पे एंगल अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, हर बार आपका अलग अलग एंगल बन रहा है। तो कितने सारे एंगल आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आप देखो यहां पे ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, ये अलग, ये अलग, तो आपके डिस्टेंसेस भी अलग हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा यहां पे पूरे सरफेस पे, ओके, और आपकी डायरेक्शन भी अलग है। तो आपका जो फॉर्मूला था यहाँ पे ई डी एस कॉस थीटा वाला, एंगल भी बार बार बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका बार बार बदल रहा है, तो कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस मैंने अगर सफियर चुन लिया होता तो कितना आसान पड़ रहा है, एंगल जीरो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सरफेस चुनना होता है, गॉसियन सरफेस चुनना होता है जिसमें कैलकुलेशन करनी आसान हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके जो एंगल बनने वाले हैं वो या तो जीरो हो, या 180 डिग्री हो, या फिर 90 के एंगल बन रहे हो, या कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो हो जाए। तो ई डॉट डीएस में अगर ई जीरो हो गया तो फ्लक्स जीरो निकल आएगा ना। तो गॉसियन सरफेस को इस तरीके से चूज करना होता है आपको। तो लिख लेते हैं इसको भी, often used for systems that has symmetry।